नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। शीर्षक है शांडिल्य गोत्रीय पाठक, एक संक्षिप्त इतिहास। ये किसी बड़ी लड़ाई या किसी राजा की कहानी नहीं है। ये एक परिवार की कहानी है, एक यात्रा जो कोई 400 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव से शुरू हुई। तो चलिए फिर इसकी पहली परत खोलते हैं। बात है 16वीं-17वीं शताब्दी की। ज्योतिष के एक बहुत जाने माने विद्वान थे पंडित जनार्दन पाठक। वो अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के शांडीपाली गांव से 4 धाम यात्रा पर निकले। और जरा सोचिए, उस जमाने में ये सफर हाँ कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ कोई सड़कें नहीं, कोई गाड़ियां नहीं, हाँ, महीनों की पदयात्रा। सही बात है। और यहीं पर कहानी में एक कह सकते हैं अप्रत्याशित मोड़ आता है। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं रह जाती। अच्छा। दस्तावेज के मुताबिक यात्रा पूरी करने के बाद वो गंगोलीहाट पहुंचे, अच्छा। जहां मां कालिका का प्रसिद्ध मंदिर है। और वहां के जो स्थानीय राजा थे, मणिकोटी राजा, वो पंडित जनार्दन के ज्ञान से, उनकी विद्वत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे वहीं रुकने का आग्रह किया। और राजा ने सिर्फ आग्रह ही नहीं किया, है ना, उन्होंने उन्हें एक जिम्मेदारी भी दी। हाँ बिल्कुल, उन्हें मां कालिका मंदिर में पूजा पाठ का काम सौंपा और साथ में एक जोधर भी दिया। जोधर, मैंने ये शब्द पहली बार सुना है। क्या ये सिर्फ जमीन देने जैसा था या इसका कोई और गहरा मतलब था उस जमाने में? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जोधर सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था। ये एक कुमाऊनी शब्द है। मतलब तो है घर और खेती के लिए जमीन, लेकिन इसका सांकेतिक महत्व बहुत ज्यादा था। अच्छा। ये एक सम्मान था, एक सामाजिक हैसियत थी। राजा एक तरह से कह रहे थे, आप सिर्फ एक यात्री नहीं हैं, आप अब यहीं के हैं। ये समाज आपको अपनाता है और आपकी विद्वत्ता का सम्मान करता है। वाह। इस एक कदम ने एक बाहरी विद्वान को उस धरती का हिस्सा बना दिया। कमाल है। मतलब एक व्यक्ति के ज्ञान ने एक पूरी जगह को उसकी पहचान से जोड़ दिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि उस परिवार पर इसका क्या असर पड़ा होगा। मतलब क्या उन्हें हमेशा एक खास सम्मान मिलता रहा? निश्चित रूप से। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि समय के साथ उस जगह का नाम ही पटक्यूड़ा पड़ गया। पटक्यूड़ा यानी पाठकों का स्थान? जी, आज भी वो जगह उसी नाम से जानी जाती है। सोचिए, एक व्यक्ति की तीर्थ यात्रा ने एक वंश की नींव रखी और एक पूरे गांव को उसका नाम दे दिया। ये अपने आप में एक असाधारण बात है। बिल्कुल। तो एक पीढ़ी बीती, दूसरी आई, तीसरी, परिवार बड़ा हो रहा है, लेकिन पटक्यूड़ा की जमीन तो उतनी है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। परिवार को फैलने के लिए नई जगह चाहिए थी और यहीं हमें पहाड़ों के अंदर का पहला माइग्रेशन या पलायन देखने को मिलता है। हाँ, पर ये आज के पलायन से बिल्कुल अलग था। कैसे? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जड़ों को काटना नहीं था। जैसे एक बड़े पेड़ की नई शाखाएं निकलती और फैलती हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही विस्तार था। अच्छा। दस्तावेज बताता है कि तीसरी पीढ़ी में पंडित कुसुमाकर पाठक अपने परिवार के साथ पटक्यूड़ा से निकलकर बागेश्वर क्षेत्र में बस गए। वजह साफ थी, जमीन सीमित थी, परिवार बढ़ रहा था। बिल्कुल। तो उन्होंने बेहतर अवसरों के लिए ये कदम उठाया। और ये सिलसिला रुका नहीं। कुछ पीढ़ियों बाद, शायद 5वीं पीढ़ी में, पटक्यूड़ा से ही 2 और लोग निकले, पंडित हेरमणि पाठक और उनके भतीजे भवानी दत्त पाठक। हाँ, और वो पास के ही एक दूसरे गांव उपराड़ा में जाकर बस गए, जो आज बेरीनाग के पास है। तो आप देखिए, परिवार एक ही सांस्कृतिक और भौगोलिक दायरे में फैल रहा था। मतलब आप एक घाटी से दूसरी घाटी में जा रहे थे, लेकिन आप अपनी दुनिया में ही थे। हाँ, आपकी भाषा, आपके रीति रिवाज, सब कुछ वही था। ये पलायन जरूरत पर आधारित था, पहचान का संकट नहीं था। रिश्ते बने हुए थे, आना जाना लगा रहता था। जैसे एक ही बगीचे में एक पौधे को एक क्यारी से निकालकर दूसरी में लगा दिया। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। बगीचा वही था, लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। और यहीं ये दस्तावेज हमें उस आधुनिक चुनौती पर लाता है जिससे आज ये परिवार और शायद लाखों दूसरे परिवार जूझ रहे हैं। दस्तावेज कहता है कि आज इन दोनों शाखाओं यानी बागेश्वर और उपराड़ा के ज्यादातर परिवार पहाड़ों से पूरी तरह पलायन कर चुके हैं। कोई हल्द्वानी में है, कोई दिल्ली में, कोई लखनऊ में। हाँ। और यहीं आकर विस्तार और विस्थापन का फर्क साफ हो जाता है। विस्थापन? हाँ, पहले जो हो रहा था वो विस्तार था, अब जो हो रहा है वो विस्थापन है। ये सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं है, ये एक भावनात्मक और सांस्कृतिक दूरी पैदा कर रहा है। वो बगीचा ही पीछे छूट गया है। दस्तावेज में एक बहुत ही
भावुक बात लिखी है जो शायद इस पूरी समस्या का सार है। लिखा है कि आज की पीढ़ी अपने दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची जैसे बड़े बुजुर्गों के सीधे आशीर्वाद और साथ से दूर होती जा रही है। ये सिर्फ छुट्टियों में मिलने जुलने की बात नहीं है, ये उस रोजमर्रा के साथ की, उन कहानियों की, उस ज्ञान के सिलसिले के टूटने की बात है। ये पढ़कर मुझे याद आता है, पहाड़ों में कहते हैं कि बूढ़ों के बिना घर सूना होता है। हाँ। और ये सिर्फ भावनात्मक बात नहीं है, वो बड़े बुजुर्ग घर के गूगल होते थे। गूगल, सही कहा। एक पुरानी पहाड़ी कहावत का जिक्र करता है। हाँ, 12 बरस में ओढ़ा अपने स्थान पर लौट आता है। ओढ़ा मतलब नदी या कोई जलधारा, है ना? जी। तो इसका मतलब हुआ कि 12 साल में तो नदी भी घूम फिर कर अपने स्रोत की ओर लौट आती है। ये तो उम्मीद भी जगाता है और एक चुपता सवाल भी पूछता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत गहरा सवाल है। प्रकृति का एक चक्र है कि वो अपनी जड़ों की ओर लौटती है, पर क्या इंसान जो खुद को प्रकृति से ऊपर समझता है वो इस नियम का पालन करेगा? ये पलायन जो आज हो रहा है, क्या वो एक चक्र का हिस्सा है जो वापस लौटेगा, या ये एक सीधी सड़क है जो सिर्फ आगे जाती है, पीछे मुड़कर नहीं देखती? ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब हम शायद प्रकृति के एक बुनियादी नियम को तोड़ रहे हैं। शायद, हाँ। और इसीलिए स्रोत में 2 बहुत सीधे और कठोर सवाल पूछे गए हैं। क्या है वो? आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों की इस कर्मभूमि पर फिर से ध्यान देंगी? और दूसरा सवाल, जिसमें भयावह शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो है, क्या ये मौजूदा पलायन भविष्य की पीढ़ियों के लिए भयावह साबित होगा? भयावह, ये बहुत वजनदार शब्द है। ये सिर्फ संस्कृति के खो जाने की बात नहीं है, ये पहचान के एक गहरे संकट की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। कि शायद कुछ पीढ़ियों बाद बच्चों को पता ही ना हो कि पटक्यूड़ा क्या है या उनके परदादा कौन थे। और यही इस दस्तावेज का असली दर्द है, अतीत के जुड़ाव और भविष्य की अनिश्चितता के बीच का तनाव। ये सिर्फ पाठक परिवार की कहानी नहीं है, ये हर उस समुदाय की कहानी है जो विकास और आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों को पीछे छोड़ता जा रहा है। तो ये तो हुई समस्या, और ये वाकई बहुत गहरी है। मुझे ये सोचकर थोड़ी निराशा भी हो रही है। लेकिन क्या ये दस्तावेज सिर्फ चिंता जताकर छोड़ देता है, या कोई उम्मीद की किरण, कोई रास्ता भी दिखाता है? नहीं रुकता। ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, ठोस सुझाव देता है। अच्छा। ये सिर्फ एक भावुक अपील नहीं है, बल्कि जड़ों को जिंदा रखने के लिए एक तरह की एक्शन प्लान है, एक कार्य योजना। तो क्या है वो सुझाव? पहला और सबसे बुनियादी सुझाव है कि जो परिवार पलायन कर चुके हैं वे इस पर गंभीरता से सोचें। ये एक तरह से आत्मचिंतन का बुलावा है। सिर्फ ये ना सोचे कि हम अच्छी जिंदगी के लिए बाहर आए हैं, बल्कि ये भी सोचें कि हम पीछे क्या छोड़ आए हैं। बिल्कुल। और दूसरा सुझाव है कि सिर्फ सोचे नहीं, एक्शन भी लें। समय समय पर अपने गांव, अपनी पैतृक भूमि पर बच्चों के साथ जाएं। ये बहुत जरूरी है, बच्चों को साथ ले जाना। हाँ। ताकि वो सिर्फ कहानियों में ना सुने, बल्कि अपनी आंखों से उस जमीन को देखें, उन बचे खुचे रिश्तों को महसूस करें, उस हवा में सांस लें। बिल्कुल। और ये जुड़ाव सिर्फ छुट्टियों तक सीमित न रहे। दस्तावेज भौतिक जुड़ाव की बात भी करता है। कहता है कि अपने पुरखों के घरों की मरम्मत करवाएं, उन्हें गिरने ना दे, और अगर मुमकिन हो तो नया घर बनाएं। जी, क्योंकि जब आपका गांव में एक ठिकाना होता है, एक छत होती है, तो वापस जाने का एक ठोस कारण होता है। वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं रहता, वो घर बन जाता है। इसके साथ ही आध्यात्मिक जुड़ाव की भी बात की गई है। अपने कुल देवी और इष्ट देवताओं की पूजा पाठ से जुड़े रहें। हाँ, ये उस अदृश्य धागे को मजबूत करता है जो आपको सैकड़ों साल पीछे आपके पूर्वजों से जोड़ता है। लेकिन मुझे लगता है सबसे जरूरी सुझाव ये है कि इन सारे कामों में युवा पीढ़ी को शामिल किया जाए। पर सवाल ये है कि आज के युवाओं को ये कैसे समझाया जाए? वो तो एक बिल्कुल अलग तेज रफ्तार दुनिया में जी रहे हैं। और इसका जवाब दस्तावेज के अगले सुझाव में छुपा है। वो कहता है, हमें अपनी देवभूमि का निवासी होने पर गर्व होना चाहिए। गर्व? हाँ, जब तक ये गर्व अंदर से नहीं आएगा, तब तक ये सब एक बोझ लगेगा। लेकिन जब आप अपनी पहचान पर, अपनी विरासत पर गर्व महसूस करते हैं, तो उसे सहेजना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। ये कोई मजबूरी नहीं रहती, एक चुनाव बन जाता है। अगर युवाओं को ये महसूस कराया जाए कि उनकी जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं, तो वे खुद इससे जुड़ना चाहेंगे। इस हिस्से के आखिर में एक बहुत ही दमदार लाइन लिखी है, कहना कम, समझना अधिक आवश्यक है। नहीं, इसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ये एक अद्भुत पंक्ति है। इसका मतलब है कि ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर बस भाषण दिया जाए या बहस की जाए। ये एक एहसास है,
एक अनुभूति है। इसे हर व्यक्ति को, हर परिवार को अपने अंदर महसूस करना होगा। इस पर मनन करना होगा कि उनके लिए उनकी जड़ों का क्या मतलब है। तो आज की हमारी यह चर्चा पंडित जनार्दन पाठक की एक तीर्थ यात्रा से शुरू हुई, जो एक विशाल परिवार के विस्तार में बदली और आज अपनी जड़ों से दूर होती एक पीढ़ी की आधुनिक दुविधा तक पहुंची। ये कहानी पेट्रिकूड़ा से शुरू होकर दिल्ली और लखनऊ के फ्लैट्स तक का सफर तय करती है। और इस पूरे सफर का सार यही है कि अपनी जड़ों को जानना, उन्हें महत्व देना और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें जिंदा रखना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ अतीत को बचाने की कवायद नहीं है। नहीं, ये भविष्य को एक मजबूत पहचान और आधार देने की कोशिश है। ये वाकई एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बातचीत रही। और जाते जाते मैं यहाँ एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये पूरा दस्तावेज भविष्य की पीढ़ियों के अपने अतीत से कट जाने के खतरे पर बात करता है, जो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम एक कदम आगे की सोचें, तो भविष्य के बारे में क्या मतलब से बनता है? तो इसके नए रूप क्या हो सकते हैं? क्या वही टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और रिमोट वर्क जिसने लोगों को पहाड़ों से दूर जाने में मदद की, क्या वही उन्हें एक नए तरीके से वापस लौटने में भी मदद कर सकता है? दिलचस्प। सिर्फ छुट्टियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी पैतृक भूमि पर रहकर एक नया आधुनिक जीवन बनाने के लिए। क्या हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहां पलायन का चक्र उल्टा घूमे और युवा अपनी जड़ों की ओर लौटे, लेकिन नए अवसरों और नई सोच के साथ? ये सवाल इस दस्तावेज की भावना को भविष्य की अनंत संभावनाओं से जोड़ता है।